बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फ़रोग़ मरसिया की 13वीं क़िस्त के साथ असग़र मेहदी अशर हैदर टीवी पर हाज़िर ख़िदमत है। नाज़रीन, पिछली इक़्सात में हमने आपके सामने मरसिया की तारीख़ पेश की, जो कि अरब से शुरू हुई और उसके बाद फ़ारिस, फ़ारिस से दक्कन, दक्कन से शिमाली हिंद, शिमाली हिंद के बाद अब हम अवध में हैं। और पिछले प्रोग्राम में हमने आपके सामने इब्तिदाइया पेश किया लखनऊ में मरसिया निगारी का। नाज़रीन, लखनऊ और फैज़ाबाद से मरसिया निगारी का काफ़ी गहरा रिश्ता है। ये रिश्ता समझने के लिए हमें उस दौर का माहौल भी समझना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं औरंगज़ेब आलमगीर की, तो उसकी मौत के बाद दिल्ली पर हमले शुरू हुए। और जब ये हमले शुरू हुए हैं तो सिंपली वहाँ का माहौल बहुत हद तक के तब्दील हुआ और दिल्ली की मुमलिकत, जो कि मुमलिकत हिंद भी कहलाती थी, रियासतों में तब्दील हो गई। 18वीं सदी में नवाब बुरहानुल मुल्क ने अवध की हुकूमत संभाली और उसके बाद नवाब सफदरजंग का ज़माना शुरू होता है, जो फैज़ाबाद शहर की बुनियाद डालते हैं। नाज़रीन, जब दिल्ली की बर्बादी होती है तो उर्दू अदब का मरकज़ फैज़ाबाद बनता है। अब नवाब आसिफुद्दौला का दौर शुरू होता है और वो फैज़ाबाद की जगह लखनऊ को अपना दारुल खिलाफा बनाते हैं। नाज़रीन, मैं पिछली इक़्सात में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि फ़रोग़ मरसिया में एक किरदार हुकूमतों का भी रहा। हुकूमतें, उनके वज़ीर, हाकिम, नवाबीन, इन लोगों ने फ़रोग़ मरसिया में बहुत अहम किरदार अदा किया है। जब हम बात करते हैं दक्कन की, तो वहाँ पर भी फ़रोग़ मरसिया में हुकूमतों की सरपरस्ती हासिल थी। ये बात जब हम बात करेंगे कुली कुतुब शाह की या आदिल शाही हुक्मरानों की, उन्होंने मरसिया की तरक्की में अपना किरदार अदा किया। नाज़रीन, जब हम बात करेंगे दिल्ली की, तो वहाँ पे मरसिया इसी वजह से परवान ना चढ़ सका कि वहाँ की हुकूमतों ने मरसिये और उसके फ़रोग़ में अपना हिस्सा नहीं डाला। जब हम बात करेंगे ईरान की या जब हम बात करेंगे अवध की, तो वहाँ पर भी हुकूमतों का किरदार फ़रोग़ मरसिया के लिए बहुत अहम रहा है। ये कहना बजा होगा कि मरसिये का फ़रोग़ हुकूमती सरपरस्ती में हुआ है। शोरा हज़रात के वजीफ़े मुकर्रर किए जाते थे और आम नौकरी चाकरी की उन्हें ज़रूरत ना होती थी। दरबार तक रसाई बहुत ज़रूरी थी, या ये भी कह सकते हैं कि ख़ुद कुछ शोरा हज़रात के इमलाक भी थीं और उनकी माशी तकाज़ों को वो जायदादें पूरा करने का बाइस थीं। दिल्ली में, जैसा कि मैंने कहा, मरसिया परवान इतना न चढ़ सका, हुकूमत की सरपरस्ती दिल्ली में हासिल न थी। इसके बरक्स जब हम बात करेंगे फैज़ाबाद और लखनऊ में मरसियों के शायरों को हाथों हाथ लिया जाता था। अब उनमें सौदा भी थे, उनमें मीर हसन जैसे शायर भी थे और मीर तकी मीर जैसे शायर भी मौजूद थे। एक ज़माने में यह भी कहा जाता है कि मीर तकी मीर का वजीफ़ा जो था वो 300 रुपये माहवार था, मगर उन्होंने अपने मिजाज की वजह से वो वजीफ़ा जो है वो वापस लौटा दिया। कुछ अनबन हो गई थी उस वक्त के बादशाह से, जिसकी वजह से वजीफ़े से उन्होंने हाथ धो लिए। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने ये भी जिक्र किया कि कैसे नवाब सफदरजंग के दौर में इमाम बाड़ों की तामीर हुई। जब उमरा ने देखा कि खुद हाकिम और उसकी अहलिया उसके बेटे इमाम बाड़े और यादगार तामीर कर रहे हैं, तो वो खुद कैसे पीछे रह सकते थे। वो भी इसी किस्म की यादगारें तामीर करने लगे। ज़रा सोचिए कि जब ये माहौल के हुक्मरान, उसका ख़ानदान, उस दौर के उमरा सब के सब इस कदर अज़ादारी में मसरूफ़ हैं, तो उस दौर के अकाबरीन, खुसूसन शोरा, मरसिये की फ़रोग़ में क्यों पीछे रहेंगे। वो भी मरसिये की तरफ रुजू हुए और मजहबी शायरी करना शुरू की। हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया कि नवाब सादत अली ख़ान ने दरगाह हज़रत अब्बास की बुनियाद डाली, जो कि रोज़ाए हज़रत अब्बास की शबी थी। अब लोग यहाँ
नौचंदी जुमेरात को जमा होना शुरू हुए, यहाँ मन्नतें मांगना शुरू की और फिर मन्नतें बढ़ाना शुरू की। ये सिलसिला जारी हुआ और नवाब सादत अली खान के हिस्से ये तमगा जाता है कि उन्होंने सबसे पहली बारगाह लखनऊ में हज़रत अब्बास की बनाई। तो पहला सेरा सादत अली खान साहब के सर ये कि उन्होंने दरगाह हज़रत अब्बास की बुनियाद डाली, और दूसरी जगह सादत अली खान साहब का नाम तारीख़ में रकम हो गया है कि जहां उन्होंने लखनऊ में चेहलुम मनाने की बुनियाद डाली। इससे पहले लखनऊ में मुहर्रम सिवम तक होता था। 12 दिन मुहर्रम होने के बाद ताज़िए ठंडे कर दिए जाते थे। नाज़रीन, चेहलुम जिस हिसाब से दुनिया में या हिंदुस्तानी तहजीब में मनाया जाता है, वहाँ जो लखनऊ में शुरुआत हुई है, ज़्यादातर वही तहजीब हमें मिली है। इससे पहले चेहलुम में लखनऊ में कोई जुलूस नहीं निकाला जाता था। सादत अली खान के दौर में यह सिलसिला शुरू हुआ और ताजियों और अलम के जुलूस भी चेहलुम में निकाले गए। नाज़रीन, यह सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि नवाब सादत अली खान के बाद गाज़ीउद्दीन हैदर का दौर आता है। यह ज़माना मरसिये के लिए अहद ज़र्री के तौर पे जाना जाता है। ये वो दौर है कि जिसमें आपको एहसान मिलेंगे, कलीक मिलेंगे, फसीह मिलेंगे और दिलगीर मिलेंगे जो अपनी शायरी के उरूज पर हैं। बादशाह तो एक तरफ, बादशाह का वजीर भी नवाब मोतमिदुद्दौला जैसा है जो फरोग़ मरसिया में अपना किरदार अदा कर रहा है। नसीरुद्दीन हैदर जैसा बादशाह जो चेहलुम तक सियाह लिबास में रहता है, सर पर ताजिया रखकर बरहना पा होकर खुद मरसिये का शायर है और जुलूसों में शिरकत करता है। नसीरुद्दीन हैदर का अहद वो अहद है कि जिसमें मुहर्रम में उस दौर में बादशाह की तरफ से लाखों रुपए खर्च किए जाते थे और उस दौर की सकाफत, इल्म, फन, अदब और मरसिये के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती थी। नाज़रीन, साल भर का इंतजार और मुहर्रम की तैयारी नित नए मरसियों की सूरत अवामुन्नास तक पहुंचती थी। नाज़रीन, ये ज़माना अवध में आज़ादारी के फ़रोग़ का ज़माना है। नसीरुद्दीन हैदर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत है कि वो 40 दिन तक के काले लिबास में रहता है, जुलूस में बरहना पा शिरकत करता है और सर पर उसके ताजिया होता है। यही नसीरुद्दीन हैदर जो कि बादशाह है, इमाम हुसैन से मोहब्बत की वजह से आखिरी उम्र में करबला जाकर रोज़ा हुसैन की मुजावरी कर लेता है। वही इंतकाल होता है और वहीं दफन होता है। नाज़रीन, इस दौर के बाद जिस दौर का जिक्र करना ज़रूरी है और जो काबिल ज़िक्र दौर है, वो अवध के आखिरी ताजदार बादशाह नवाब वाजिद अली शाह का दौर है, जिसमें आज़ादारी का उरूज इंतहा पर है। नवाब वाजिद अली शाह खुद मरसिये के शायर हैं और उनके इमाम बाड़े में अनीस और दबीर दोनों मरसिया पढ़ते हैं। नाज़रीन, ये लखनऊ की वो तारीख़ है जिसने आज़ादारी की वो रिवायतें कायम की जो आज तक मौजूद हैं। हिंदुस्तान की आज़ादारी अरब और ईरान की आज़ादारी के बिल्कुल मुख्तलिफ है। हिंदुस्तान की अपनी सकाफत है, अपनी तहजीब है और उसी की वजह से इस आज़ादारी के फ़रोग़ में दक्कन और अवध के हुक्मरानों का भी बहुत हाथ है। नाज़रीन, किसी भी जिद्दत को फ़रोग़ जब मिलता है जब उस दौर की हुकूमत, उस दौर के अकाबरीन, जिसमें स्कॉलर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, फ़िलासफ़र्स हैं, शायर हैं, नाक़िद हैं, मुहक़्क़िक़ हैं और आलिम हैं, वो सब के सब उस सिन्फ़ के फ़रोग़ को सहारा दें। फिर ये जिद्दत नहीं रहती बल्कि आम चीज़ बन जाती है, अवामुन्नास की ज़रूरत बन जाती है। आज़ादारी हिंदुस्तान में सदियों की मुशक्क़तों के बाद अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। मरसिया गोई का उरूज है, अदब व फ़न का उरूज है, हुसैनियत को उरूज है, यजीदियत की मौत है।
सिर्फ बादशाह ही नहीं, मलका भी ताजिए और इमाम बाड़े तामीर करवा रही हैं। उधर मर्दों में मजालिस का इनकाद हो रहा है और इधर ख़वातीन में फ़रोग़ अज़ा का माहौल। यानी ये वो दौर है कि जिस दौर से दिल ज़हरा को बहुत तक़वियत मिली होगी, कि जिस हुसैन का लाशा रेगे सहरा पर बेयारो मददगार रहा, उस हुसैन की अज़ा गली गली, कूचे कूचे, नगर नगर, क़रिया क़रिया फैल चुकी है। सिर्फ अरब की बात नहीं, फारिस की बात नहीं, हिंद में आज़ादारी इस कदर ज़ोर शोर से मनाई जा रही है कि जिसकी वजह से हर आंख अश्कबार है, हर जुबान पर नाला है, नारा है, सदा है, जो हुसैनियत के फरोग का बाइस है। बच्चे, नौजवान, जवान, बुजुर्ग, ख़वातीन, हजरात, बादशाह, फ़कीर, मुस्लिम, हिंदू, काला, गोरा, सब के सब इस दौर से तब भी और आज भी कुछ न कुछ सीख रहे हैं। आज़ादारी की असनाफ में जिस कदर तहजीबी इजाफा, जिस कदर इजाफा इस दौर में हुआ है, किसी दौर में नहीं हुआ। ये कहूँ तो बजा है कि असनाफ़े आज़ादारी में वो जिद्दतें की गईं कि जिसने इस आज़ादारी के वसी और इस आसमान में चार चांद लगा दिए। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम आपको अवध में मरसिया गोई की इब्तिदाई दौर की तरफ ले चलेंगे और शायरों का तस्करा करेंगे जो कि अनीस और दबीर, इसके अलावा खलीक और ज़मीर और फसीह से पहले थे, और फिर अगले प्रोग्रामों में हम आपको तस्करा करेंगे आपके सामने खलीक का, फसीह का, ज़मीर का, दिलगीर का, जिनका दौर अनीस और दबीर से पहले है। ये दौर वो दौर है जहाँ पे मरसिए को अपना वो पैकर मिलेगा जो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम क्लासिकल मरसिया कहते हैं। वो तमाम वाक़यात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे जो अनीस और दबीर से पहले लखनऊ में मरसिए के फ़रोग़ के लिए पेश आए। खलीक के मरसियों का जिक्र होगा। खलीक कौन? वो खलीक जो अनीस के वालिद हैं। ज़मीर कौन? वो ज़मीर जो कि दबीर के उस्ताद हैं। इसके अलावा मिर्ज़ा इश्क़ का तस्करा होगा जो कि दबिस्तान इश्क़ जिनकी वजह से कायम है, जिसमें ताशुक़ आते हैं, और उनके मरसिए आपके सामने मैं कुछ पेश कर चुका हूँ और कुछ आपके सामने पेश करूँगा। एक ब्रेक के बाद आते हैं और इन शायरों का तस्करा करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अवध के पहले मरसिया निगार शायरों में हम आपके सामने सिकंदर का तस्करा कर चुके हैं। ये वो सिकंदर है जिसका मशहूर आम मरसिया था, है रिवायत शुतर रसवार किसी का था रसूल। इसके अलावा हम हैदरी का तस्करा भी कर चुके हैं। पिछली 13 इक़सात में कुछ इक़सात में हमने सिकंदर और हैदरी का तस्करा किया है। लिहाजा हम आज आपके सामने गदा का तस्करा करते हैं। गदा सिकंदर के हम असर हैं और उनकी शायरी में फ़ारसी का गलबा है। नाज़रीन, यहाँ बतलाना ज़रूरी है कि जब हमने दक्कन की शायरी का जिक्र किया तो उस वक़्त हमने आपके सामने ये ज़रूर कहा कि उर्दू ज़बान की अभी इब्तिदा है और उर्दू अभी अपनी बुलूगत तक नहीं पहुँची है। जब हम मरसिए की शायरी को दक्कन से शिमाली हिंद लेके गए तो हमने आपसे खड़ी बोली का तस्करा किया। हमने ये भी कहा कि उर्दू अब साफ ज़बान होने वाली है। जब हम बात करेंगे सिकंदर के बाद गदा की, गदा, एहसान की और उसके अलावा बाकी शायरों की, तो अब लखनऊ में आकर ये ज़बान मज़ीद साफ हो रही है। गदा का ज़माना 18वीं सदी के दरमियान का ज़माना है और उनका इंतकाल 19वीं सदी के अवाइल में हुआ है। अजीब बात यह है कि गदा के मरसियों में एक मुख्तलिफ अंदाज है। उनका रंग दिल्ली के मरसियों से बिल्कुल जुदा है। गदा के मरसियों में लखनऊ की आज़ादारी का अंदाज है।
नाज़रीन, ये पहले कह चुके हैं कि मर्सिया निगार शायर अपने दौर का अक्कास होता है, शायर अपने दौर का अक्कास होता है। गदा के मर्सियों में आपको लखनऊ का समाज मिलेगा, लखनऊ की तहजीब मिलेगी, लखनऊ के आदात व अतवार मिलेंगे, जबकि सौदा के मर्सिये मीर के अशार दिल्ली की याद दिलाएंगे। गदा के एक मर्सिये के 2 बंद आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मुलाहिजा कीजिए। जब हिना बंदी की आई रात मेहरो माह की, बानो बीबी बी सकीना मेहंदी के हमराह की, लेके आराइश गई जब साली उस नौशाह की, मेहंदी हाथों पर लगा कासिम बने के ब्याह की, बोली क्यों गमगीन बैठे भाई तुम हो शाद आज, ब्याह की मेहंदी लगी है लो मुबारकबाद आज, सर से पांव तक बलाएं माँ ने उस नौशा की ले, यूं कहा कुर्बान जाऊं ऐ मेरे कासिम बने, सामने बैठी है साली तुझको मेहंदी बांधने, लो मुबारकबाद उसकी और उसे कुछ नेक दे, समझे आने की जो ये सब बीबियां हैं नाम नाम, बहनों को तस्लीम कर और सारी चचियों को सलाम। ज़ैनबो कुलसूम बोली आज है मेहंदी की रात, अपनी फुपियों से तू है कासिम बने कुछ कर ले बात। चचियों ने उसको कहा ए नौशाए वाला सिफात, उठ के जोड़ा पहन ले चढ़ती है अब तेरी बारात, हैं खड़े बाहर बाराती घर में हमको इंतजार, बांध सहरा सर के ऊपर ए हसन की यादगार। नाज़रीन, गदा के बाद अब हम बात करते हैं एहसान की। एहसान का शुमार लखनऊ के इब्तिदाई शायरों में होता है, इब्तिदाई मर्सिया गो शायरों में होता है। मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर ने अपनी किताब फसानाए अजायब में इनका तस्करा किया है। गदा की तरह एहसान के मर्सियों में भी गम अंगेज़ मनाजिर शामिल हैं। इसके अलावा ये मर्सिये उस दौर के मर्सियों के मुताबिक अज़ादारों को गिरिए की तरफ राग़िब करने के लिए लिखे गए हैं। एहसान के मर्सियों में मुंतखब 2 बंद आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बस बाबा जान फिक्र नहीं है मेरी ज़रूर, जाना जिधर को रखना मुझे अपने ही हुजूर, छोटे से सिन में दिल को मेरे कीजियो न चूर, प्यादा ही ले चलो मुझे घोड़े से दूर दूर, जी मिलने का जो चाहेगा मुझ तशना काम का, लूंगी शिकार बंद पकड़ खुशकराम का। नाज़रीन, जब हम बात करेंगे अफसुर्दा की, जिनका नाम एहसान और गदा के बाद आता है, अफसुर्दा के मर्सिये हमें मुसद्दस की शक्ल में मिले हैं। बेहतरीन मज़ामीन बांधे गए हैं, मर्सिये रिक़्क़त आमेज़ हैं, मर्सिये उस दौर की मुनासिबत से अज़ादारों को रोने पर राग़िब करने के लिए लिखे गए हैं। लिहाजा जब हम बात करेंगे मुकालमे की और जंग की, उसकी फ़ज़ा हमें नहीं मिलती। हाँ, मैदान जंग में शहादतों का भरपूर ज़िक्र है। अफसोस का मुकाम ये है कि अफसुर्दा हों, गदा हों, एहसान हों, हैदरी हों, ये वो शायर हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ मर्सिया निगारी में बसर की, मगर उनके मर्सिये शाया नहीं हो सके। सिर्फ़ उनकी ज़िंदगी में ही नहीं, आज तक के उनके मर्सिये मुकम्मल तौर पे शाया नहीं हो सके। मुख्तलिफ़ कुतुब खानों की ज़ीनत ये मर्सिये ज़रूर बने रहे, मुख्तलिफ़ लाइब्रेरियों में ये मर्सिये ज़रूर हैं, मगर अवामुन्नास तक के ये मर्सिये नहीं पहुँच पाए। जब हम बात करेंगे अफसुर्दा के मर्सियों की, तो उन मर्सियों में वो कमज़ोरियाँ भी शामिल हैं, बल्कि न सिर्फ ये कि अफसुर्दा, बल्कि गदा और एहसान के मर्सियों में भी वो कमज़ोरियाँ शामिल हैं जो उस दौर में मर्सियों में होती थी, जिन्हें हम फ़नी ख़राबी पहले कह चुके हैं। और उस दौर में जब हम बात करेंगे मर्सिये की शायरी, तो मर्सिये की शायरी में ये कमज़ोरियाँ मौजूद थीं, मगर अफसुर्दा को हम चंद बातों में ख़ुसूसियत दे सकते हैं। पहले तो ये कि अपने हम असरों में सबसे ज़्यादा अफसुर्दा के मर्सियों में बयान की वसअत मौजूद है। जब हम बात करेंगे हज़रत फ़ातिमा की, रसूल खुदा की, हज़रत अब्बास की, मौला अली की, हज़रत इमाम हुसैन की, हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की, हज़रत अली असग़र की, इनके हाल के मर्सिये अलहदा अलहदा अफसुर्दा ने पेश किए। ये अफसुर्दा के कलम का शाहकार है।
रुखसत और शहादत इनके मरसियों में ज़्यादा नज़र आती है। एक मरसिये में एक ही शहीद का जिक्र भी अफसरदा का इख्तियार करता है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि ज़मीर, खलीक, फसीह, दिलगीर के दौर से पहले अफसरदा ने फ़रोग़ मरसिया में अपना किरदार ज़्यादा अदा किया। नाज़रीन, अफसरदा के मरसिये के चंद बंद आपकी खिदमत में पेश करेंगे। यहाँ ये बतलाना ज़रूरी है कि जब आप अफसरदा के मरसिये के चंद बंद सुनेंगे तो उसमें आपको उर्दू ज़बान बिल्कुल साफ़ नज़र आएगी, बल्कि मैं ये कहूँ कि जो आज उर्दू ज़बान बोली जा रही है उसके करीब तरीन नज़र आएगी। सौदा के मरसियों में आपको ये बात नहीं मिलेगी, मीर के मरसियों में भी आपको ये बात नहीं मिलेगी, एहसान के मरसियों में भी आपको ये बात नहीं मिलेगी। पूरे दक्कनी मरसियों में जब उर्दू ज़बान की इब्तिदा हो रही थी तो बोली बिल्कुल मुख्तलिफ थी, फ़ारसी का ज़्यादा असर था। फिर जब ये शिमाली हिंद आई है तब भी फ़ारसी का असर रहा है। उसके अलावा खड़ी बोली का भी असर था, कुछ पंजाबी का भी असर रहा उर्दू के मरसियों में, कुछ इसके अलावा रोज़मर्रा की ज़बान का भी असर रहा उर्दू मरसियों में, जब दिल्ली की हम बात करेंगे। उसके बाद जब हम फैज़ाबाद और लखनऊ में आते हैं तो हमें उर्दू ज़बान साफ़ होती हुई नज़र आती है, मरसियों में इजाफ़तें नज़र आती हैं, मरसियों में मुसद्दस का हुस्न नज़र आता है। आइए अफसरदा के मरसिये के कुछ बंद सुनते हैं। ये बंद जब सकीना तशनगी से मिसले गुल मुरझा गई जो मरसिया है उसमें से लिए गए हैं। जनाब अब्बास के मैदान में पहुंचने और शहीद होने की तस्वीर कशी की गई है। मुलाहिज़ा कीजिएगा, वो अलमबरदार पहुंचा जिस घड़ी दरिया के पास, इस तरह कहने लगा, ऐ कौम बद ना हक शनास। दिल में सोचो तो ये कैसी बात है दूरस कयास, साक़िए कौसर हो प्यासा तुम बुझाओ अपनी प्यास। ये अमल आखिर तुम्हारे पेश क्या आनी नहीं, किस तरह के हो मुसलमान ये मुसलमानी नहीं। कुछ न वो कातिर मिलाए जिस कदर उसने कहा, थी वसीयत शाह की इत्माम हुज्जत कर चुका। तब तो उसने खींच कर तलवार और घोड़ा उठा, एक बारी जा सफ़े आदा को बरहम कर दिया। मश्क भर पानी से चाहा था कि मैं पानी पीऊं, फिर कहा है मेरा भाई मरे और मैं जीऊं। जी मैं यूं कहता था, ऐ अब्बास तू करता है क्या, पानी लेने आया अपने आप तो पीने लगा। गौर कर तो तुझको ये पानी भी पीना है रवा, साक़िए कौसर तुझे कौसर पे क्या फरमावेगा। वो ना पूछेगा कि तेरा तश्नलब सरदार था, तूने पानी पी लिया, कैसा अलमबरदार था। गौर कर ये बात जी में फेंक वो पानी दिया। मश्क जब पानी से भर ली घर का फिर रास्ता लिया। आ झुकी चारों तरफ से वो सिपाहे अशकिया, एक बारी इस अलमबरदार पर नरगा किया। घिर गया माहे अरब बादल में जाके शाम के, कट पड़े शानों से बाजू थे जो दोनों काम के। मश्क का दांतों में तस्मा थाम कर तब वो वली, यूं पुकारा लो खबर ऐसे में या हजरत अली। हाल सब तुम पर है रोशन क्या खफियो क्या जली, की दुआ लेकिन क़ज़ा से कुछ नवा उसकी चली। मश्क भी छेदी गई आखिर जो नोके तीर से, हो गया मजबूर तब वो ख्वाहिश तकदीर से। क्या ज़बान है जनाब। पड़ गई एक बारगी आखून की मुंह पर निकाब, गिर पड़ा घोड़े से माटी पर वो माहे बूतुराब। दी सदा भाई को पहुंचो जल्द ऐ आली जनाब, आया था जिस काम को सो हो चुका मैं कामयाब। लाइए तशरीफ गर मिलना मेरा दरकार है, मुझ अलमबरदार का ये आखिरी दीदार है। नाज़रीन, ये वो दौर है कि जिस दौर में उर्दू ज़बान और खुसूसन मरसिये की ज़बान अब साफ़ होती हुई दिखाई दे रही है। फ़ारसी का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है और उर्दू अपनी बुलूगियत के सफ़र पर रवां दवां है। नाज़रीन, ये लखनऊ का इब्तिदाई दौर है, लखनऊ में मरसिया निगारी का इब्तिदाई दौर है। ये दौर मरसिये ने तकरीबन 300 साल के बाद देखा है।
अगर हम 1503 से मरसिए की शुरुआत करें तो अब हम 1803 और उसके बाद का सफ़र आपके सामने पेश कर रहे हैं। 300 साल में उर्दू ज़बान ने वो तरक्की की है कि वो अवामुन्नास के दिलों में घर कर चुकी है। जहां फ़ारसी दिलों में घर किए हुए थी, वहां पर उर्दू ने अपनी जगह बना ली है। जहां फ़ारसी मरसिए पढ़े जाते थे, वहां मजलिसों में फजली की करबल कथा ने जगह बना ली है। उर्दू मरसिए की रिवायतों का आगाज हो रहा है। ज़बान की तरक्की हो रही है, अदब की तरक्की हो रही है, आज़ादारी की तरक्की हो रही है, खुसूसन उर्दू की तरक्की हो रही है। मैं मरसिए की तरक्की को उर्दू की तरक्की से लाजिम व मलजूम समझता हूं। उर्दू ज़बान आजकल के दौर में वो उर्दू ज़बान ना हो पाती अगर उसमें मरसिए जैसी सिन्फ शामिल ना होती। अगर मरसिए का दौर अरब से ईरान, ईरान से दक्कन, दक्कन से शिमाली हिंद, शिमाली हिंद से अवध तक ना पहुंचता, उर्दू ज़बान की तरक्की भी उस दौर तक ना पहुंच पाती जहां आज हम खड़े हैं। मरसिए का दौर, उर्दू का दौर, फारसी का दौर, अरबी का दौर, सब लाजिम व मलजूम है। उर्दू को इसी वजह से हिंदुस्तानी भी कहा जाता है, रेख्ता भी कहा जाता है, क्योंकि इस जबान ने लोगों के दिल में घर किया है। फारसी फारिस की रही, अरबी अरब की रही, हिंदुस्तानी उर्दू बन गई। और इस उर्दू की तरक्की में मरसिए का जितना हाथ है उतना शायद किसी और चीज का नहीं। लखनऊ में वो दौर है जहां पर नवाबीन, बादशाह, ख़वातीन व हजरात, बादशाह, उनकी मलका, सब के सब आज़ादारी के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वो माहौल दे रहे हैं कि जिससे क्रिएटिविटी बढ़ रही है, असनाफ़े आज़ादारी को तरक्की मिल रही है। शायरों को वो माहौल दिया जा रहा है कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं, ये वजीफ़ा मुकर्रर है, तुम जाओ और शेर कहो। इसी तरह आलिम इल्म हासिल कर रहा है, शायर शेर कह रहा है। अदब और फ़न का बहुत उरूज है। इसी वजह से लखनऊ के आखिरी ताजदार नवाब वाजिद अली शाह को बहुत इज़्ज़त व एहतराम का हामिल करार दिया जाता है। जिस कदर तरक्की लखनऊ में आज़ादारी ने उनके दौर में की है, किसी और दौर में उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये बादशाह खुद मरसिए का शायर है। तफसीलात में जाने की इस वजह से ज़रूरत नहीं है क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह अख्तर की शायरी पर एक अलहदा प्रोग्राम मैं आपके सामने करूँगा। उनका एक मरसिया भी आपके सामने मैं पेश करूँगा और बाकी आप अंगुश बदंदा रह जाएंगे जब आप वो नवाब वाजिद अली शाह अख्तर की शायरी का उरूज देखेंगे। नाज़रीन, लखनऊ और आज़ादारी लाजिम व मलजूम है। हर इलाके में, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, आज़ादारी ने एक अलहदा राह ली है, एक नई तहजीब इख्तियार की है जो उस इलाके की तहजीब से जुड़ी हुई है। मगर जब हम फैज़ाबाद और लखनऊ की बात करेंगे, जब हम मरसिए के सुनहरी दौर की बात करेंगे, तो यकीन कीजिए इतने शायर हैं कि जिनका तस्करा नहीं मिलता, इतने मरसिए हैं कि जो आज तक हम तलक ना पहुंच पाए। शायरी का वो बहर ज़क़ार है जिसका आज पता नहीं चलता। इसी बहर ज़क़ार से, बहर बेकरां से हम दुर्रे नायाब आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह प्रोग्राम होगा लखनऊ के दूसरे दौर का, जो कि तामीरी दौर है, और उसमें सबसे पहले हम जिस शायर का आपके सामने तस्करा करेंगे वो मीर मुस्तहसन खलीक हैं, जो मीर अनीस के वालिद हैं।
जो मीर हसन के बेटे हैं। उनकी शायरी की बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के हालात आपके सामने पेश करेंगे। ई मर्सिया की वेबसाइट पर उनके मर्सिये ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उनके मर्सिये ज़रूर जाके देख सकते हैं, ताकि जब उनके बारे में प्रोग्राम किया जाए तो आपका लुत्फ़ दुबाला हो जाए। असगर मेहदी अशर को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़ नासिर।